प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था कि किस तरह से इसका मकान बनाया गया है। मकान बिना नक्शा पास करे बनाया गया था। मकान का जो तरीका था बनाने का वो गलत था। उसको लेकर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस चस्पा किया था जिसकी समय अवधि अब खत्म हो गई है। बात करें अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तो 50,000 की वो इनामी है, वो भी फरार चल रही है। उसके साथ साथ आयशा नूरी वो भी फरार चल रही हैं। आपको बता दें कि जो शाइस्ता परवीन है उसका जब बेटा असद का जब जनाजा निकला था, जब उसका अंतिम संस्कार किया जाना था तब भी वो वहाँ पर नहीं पहुंची थी। खास बात यह है कि जब उनके पति की हत्या कर दी गई उसके बाद भी उसके जनाजे में आखिरी बार उसका चेहरा देखने नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी दोनों फरार चल रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर सियासत अब यूपी से निकलकर महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, साथ ही हत्या करने वालों की निंदा की गई है। जैसे ही ये खबर हिंदुत्ववादी संगठनों को लगी, बड़ी संख्या में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग पोस्टर के आसपास जमा होने लगे, लेकिन समय पर पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने अब वहां से पोस्टर को हटवा दिया है। साथ ही पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है, साथ ही माहौल खराब करने की कोशिश की है। पुलिस अब उन पोस्टर लगाने वालों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब के रूपनगर जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को सुविधा देने के मामले में पंजाब के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकता है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को विशेष सुविधाएं मिली थी। इसके बदले जेल अधिकारियों ने अंसारी से रिश्वत ली थी। रिपोर्ट में अंसारी को विशेष सुविधाएं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी सिफारिश की गई है। एडीजी RN ढोके की यह जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास पहुंच गई है। अब जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी रूपनगर जेल में जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच में बंद था। जब पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी तो उस समय के जेल मंत्री हरजोत सिंह बेंस थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले में सरकार जो है वो एक कमेटी का गठन कर रही है और अब उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पंजाब के कई सारे जो जेल में अधिकारी थे और दूसरे बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की टिकटों की घोषणा करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिनों के दौरे पे कर्नाटक में मौजूद हैं और आज बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूत स्थिति, बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि कर्नाटक की जीत को हर तरीके से दोबारा हासिल करना है। इसके लिए तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। आज जेपी नड्डा हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम लोग धुआंधार रैलियां यहाँ पे करेंगे। तो पूरी अपनी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो पार्टी के हों और चाहे वो बड़े मंत्री हों, लगातार वहाँ पे धुआंधार रैली करने वाले हैं, क्योंकि मंत्र एक ही है जो सबको दिया गया है कि किसी भी हाल में कर्नाटक के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को जीतना है। जबकि सच्चाई ये भी है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से उनको जबरदस्त मुकाबला मिल सकता है। कैमरामैन रफ़ी के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 लोगों का नाम इस सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नंबर 1 पे दर्ज है। वहीं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लिए एक तरह से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उनका नाम 22वें नंबर पे दर्ज है। कुल मिलाकर 40 लोगों की सूची है, जिसमें कर्नाटक के तमाम नेता हैं, केंद्रीय स्तर के कई नेता हैं और फिल्म स्टार्स भी है। यानी राजनीति और ग्लैमर का तड़का बीजेपी ने लगाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन चुनावी सभा करेंगे। हर दिन वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस तरह से कुल 24 रैली प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी काफ़ी डिमांड है उत्तर प्रदेश से
विभिन्न कंस्टिट्यूएंसी जो वहाँ पे है वहाँ से उनकी डिमांड लगातार आ रही है। इसे देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है कि 20 के आसपास उनकी सभाएं कराई जाएंगी। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी और मोदी के सहारे कर्नाटक की नैया जो है वो पार लग जाएगी। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनसीपी छोड़ने की चर्चा पर अजित पवार ने भले ही पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन एनसीपी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुंबई में इफ्तारी का आयोजन किया था। इस इफ्तारी के बाद एनसीपी के 4 दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चर्चा के लिए पहुंचते हैं। इनमें क्या चर्चा होती है हालांकि निकलकर बाहर नहीं आया, लेकिन इसके तुरंत बाद शरद पवार ने उन सभी एनसीपी के विधायकों को फोन किया जिन्होंने अजित पवार का समर्थन किया था। शिवसेना के नेता संजय राउत से जब पूछा गया कि रविवार को प्रसिद्ध होने वाले सामना के रोकठोक आर्टिकल के चलते भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में लोटस ऑपरेशन फेल हुआ है, इस पर संजय राउत कहते हैं कि वो बैकफुट पर है और उनका नकाब हमने उतार दिया है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालेंगे। वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और यूपी से आने वाले तमाम सांसद और विधायक भी प्रचार का हिस्सा बनेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों ने 20 अप्रैल के बाद से बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं कराने का कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों और केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी जनसभाएं कराई जाएंगी। पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नगर निगमों के साथ ही बड़ी नगर पालिका परिषदों और तमाम शहरों में भी सभाएं और रैली करेंगे। यूपी की 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा था और यही हाल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी था। और बीजेपी की इस बार कोशिश है कि वो अपने पुरानी जीत को फिर से इस बार भी दोहरा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा और लोकदल गठबंधन को बचाने का डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। इस बीच सपा ने ऐलान किया है कि वो बागपत और बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। यहाँ पर लोकदल उम्मीदवार का समर्थन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 की तर्ज पर ही निकाय चुनाव में भी सपा लोकदल का गठबंधन है, लेकिन कई सीटों पर दोनों दलों में उम्मीदवार उतार दिए हैं। घमासान शुरू हो गया है। मेरठ सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार घोषित किया है। लगातार एक दूसरे के उम्मीदवारों को समझाया जा रहा है। बिजनौर की 6 सीट पर दोनों दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब स्थानीय स्तर पर बात बनती न देखकर दोनों दलों के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही है और अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि बिजली कंपनियों का ऑडिट जो है वो कैग द्वारा किया जाएगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार कैग द्वारा ऑडिट तो कराना चाहती है, लेकिन कैग एम्पैनल में जो है उन्हीं को ऑडिट किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से एक छलावा है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि पिछले 6 सालों से आखिर दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों का ऑडिट क्यों नहीं करवाया। अब जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसमें दखलंदाजी दी है, तब दिल्ली सरकार जो है वो चिट्ठी लिख रही है, जबकि दिल्ली सरकार सीधा सीधा कह रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस चिट्ठी को मंजूरी दी है जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी थी। यानी दिल्ली सरकार भी चाहती है कि बिजली कंपनियों का कैग द्वारा ऑडिट हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लाखों लोग जो बिजली सब्सिडी अभी तक पा रहे थे, कहीं उनके साथ छलावा न हो जाए। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मिशनरियों के मुकाबले देश के अलग अलग कोनों में हिंदू संत सबसे ज्यादा अपनी सेवा का निर्वहन कर रहे हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बयान मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि जिस तरह से नरसिंह मंदिर में जगत गुरु श्याम देवाचार्य जी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया गया है और जिससे संतों की रीति को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान मिलेगा। मोहन भागवत ने जिस तरह मिशनरियों को अपने निशाने पर लिया है,
और हाल के दिन में मध्य प्रदेश जिस तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर सामने आ रहा है, उसको देखकर कई सारे राजनीतिक चिंतक इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश में आने वाले 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा हिंदुत्व की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की धरती से ज्यादा किया जा रहा है। इसी क्रम में आप बागेश्वर धाम के पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को जोड़कर देखें या फिर आरएसएस प्रमुख के इस बयान को, जिसमें मिशनरियों को निशाने पर लिया गया है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में एक तरफ गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ चुका है। मुकुल राय यहां से 2 दिन पहले उनके बेटे ने एक एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराया कि मुकुल राय लापता है, लेकिन दूसरे दिन मुकुल राय दिल्ली में प्रकट हो गए और मुकुल राय ने साफ तौर पे कहा है कि मुकुल राय अब टीएमसी पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार सियासी गरम शुरू हो चुका है। वहीं पे टीएमसी इन सब चीजों से दूरी बना के रखी है, लेकिन वहां पे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि मुकुल राय को बीजेपी पार्टी में न लिया जाए। लेकिन मुकुल राय का कहना है कि वो बीजेपी पार्टी के यहाँ पे कृष्णानगर उत्तर के विधायक थे और इस समय बीजेपी में है और इसको लेकर मुकुल राय दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी पार्टी मुकुल राय को वापस अपने पार्टी में लेती है कि नहीं। और इसके पहले मुकुल राय 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए थे और बीजेपी के विधायक हैं और उसके बाद सियासी समीकरण बदलने के बाद मुकुल राय बीजेपी छोड़कर टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मध्य प्रदेश में मदरसों का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गृह विभाग की एक बड़ी बैठक की और बैठक में तय किया कि जो अवैध मदरसे हैं या जो संस्थान है जहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, उनका रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि किसी भी तरह की कट्टरता या अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि ये प्रक्रिया रिव्यू की लगातार जारी रहेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी कहा कि जो रिव्यू है वो करना बेहद ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि इस तरह के संस्थानों में किसी तरह की कोई कट्टरता का पाठ तो नहीं पढ़ाया जाता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में इस तरह के हिंदू और मुस्लिम या फिर जो धार्मिक भावना है उनको लेकर मुद्दा बनाती रही है बीजेपी और एक बार फिर मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ये सवाल भी खड़े कर रही है कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और तब से अब तक क्यों मदरसों का रिव्यू नहीं किया गया। और ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जो मदरसा बोर्ड है वो दरअसल सरकार के अधीन काम करता है, तो फिर इस तरह के रिव्यू करने के पीछे क्या कहीं चुनावी मकसद तो नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण हुआ है, जिसके बाद से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से मंगलवार को नेपाल के महाराजगंज स्थित नामी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं था, जिसकी वजह से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उन्हें नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिनों तक एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और इसी वजह से दिल्ली के एम्स उनको लाया गया है। इससे पहले वहां के प्रधानमंत्री प्रचंड ने भी वहां अस्पताल पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा था। इस वक्त एम्स के तमाम बड़े डॉक्टर उनको देख रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत जिस तरीके से खराब है उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की कोशिश की जाए। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर की रहने वाली मासूम बच्ची सीरत नाज की गुजारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुन ली है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर के बिलावर के लोहई मल्हार की रहने वाली मासूम बच्ची सीरत नाज ने बताया था कि कैसे उन्हें जर्जर हालात में पड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। सीरत ने सीधे तौर पर यह वीडियो बनाया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्ची की गुजारिश को सुन लिया है। अब इस स्कूल में नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। सीरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है, मोदी जी आपने आखिरकार मेरी बात सुन ही ली। अब तत्काल प्रभाव से स्कूल की बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही सीरत को नया स्कूल मिल जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24
प्रकट हुआ। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में पिछले एक सप्ताह के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। इस मामले की जांच में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और इस जांच में खुलासा हुआ है कि जिस स्प्रिट से यह पूरा तबाही का शराब बनाया गया था, मौत का शराब बनाया गया था, वह स्प्रिट पड़ोसी राज्य यूपी से लाया गया था और उसी से कंटेनर से यहाँ उतारा गया था, जो तुर्कोलिया में उतरा था और उसके बाद उससे शराब बनाई गई, लेकिन मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने के चलते वह जहरीली हो गई। महज 20 रुपये का पाउच तैयार किया गया था और यही पाउच मौत का पाउच साबित हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीआईडी के साथ जिला पुलिस भी कर रही है और इस मामले में उस सप्लायर की तलाश हो रही है जिसने यह स्प्रिट दवाई बनाने के नाम पर सप्लाई किया था। इससे पहले भी छपरा जहरीली शराब कांड में भी लखनऊ से एक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो दुकानदार था उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से कई ऐसे केमिकल बरामद किए गए थे जिससे मिलाकर जहरीली शराब तैयार की गई थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूरी जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले में बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में पर्चे लीक करने के आरोप में आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक बड़े सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बाबूलाल कटारा नाम के शख्स को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया है। लालच के चलते उन्होंने इस पर्चे को ही समय से पहले ही जेरोक्स कॉपी निकालकर किसी को 60 लाख रुपए में बेच दिया था और उसी के बाद यह पूरी भर्ती परीक्षा भी रद्द करनी पड़ गई थी। पूरे मामले में राजस्थान एसओजी ने शेर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उससे की गई पूछताछ के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया और बाबूलाल कटारा से जब उसके खिलाफ जितने भी तमाम सबूत जुटाए गए तो साफ पता लगा कि आरपीएससी के दफ्तर से ही यह परीक्षा पर्चे लीक हुए हैं। एसओजी ने मामले की जांच के बाद बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे उदयपुर की अदालत में पेश करने के बाद एसओजी ने 4 दिन की अपनी रिमांड पर ले लिया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। यूपी के कई जिले लू की चपेट में, करीब 22 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। गर्मी ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है उनमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी से लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चे ज्यादा परेशान है। हालत यह है कि दोपहर में गर्म हवाएं से परेशान कर रही हैं और दूसरी तरफ बढ़ती तपिश परेशानी में डाल रही है। लगातार बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के समय में अपने स्तर पर बदलाव करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार 4 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पारा 44 डिग्री अप्रैल महीने में ही छू गया है। इसको देखते हुए पटना डीएम ने सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल को 10:45 तक ही खुला रहने का आदेश दिया है। इससे पहले अप्रैल माह का अधिकतम तापमान 29 अप्रैल 1980 को 44.6 डिग्री दर्ज किया गया था। यह पटना में अप्रैल महीने में अधिकतम तापमान का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लू से बच्चे और आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान हैं। पटना सहित राज्य के 18 जिलों में हीट वेव दर्ज किया जा रहा है। हीट वेव और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि घर के बुजुर्ग और बच्चे शाम 4 बजे से पहले घर से बाहर ना निकले। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 2-4 दिनों में मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में आज लगातार तीसरे रोज भी मौसम का प्रकोप बना हुआ है। लगातार मैदानी इलाकों में भारी बारिशें हो रही है तो वही पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में भारी बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज इलाके में 6 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश और बर्फबारी के चलते दरियाओं में भी पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में वैशव नाला जो है वहां पर पानी की सतह बढ़ने के कारण कई लोगों को खासतौर पर जो चरवाहे हैं उन्हें रेस्क्यू कर सेफर लोकेशंस पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाली 22 तारीख तक
जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार से बारिशें और बर्फबारी होते रहेंगे, जिसके चलते ठंड लगातार इन दिनों में यहाँ पर बनी रहेगी। जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को कहा गया है कि वो पहाड़ों की तरफ ना जाए जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, क्योंकि इन इलाकों में बर्फीले तूफान आने का खतरा बना हुआ है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। अब पी कार्स के नाम पर ओला, उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियां आपकी जेब से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगी। इसके लिए सरकार अब एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसमें जो सरचार्ज लगाया जाता है केवल इसी नाम पर के व्यस्तता के घंटे या जिन्हें पी कार्स कहा जाता है, सरकार इसके लिए रेट फिक्स करेगी। उसी रेट पर अब इन ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज को काम करना होगा, गाड़ियों को चलाना होगा। सरकार इसको लेकर अब जल्द ही एक पॉलिसी लाने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आमतौर पर अक्सर यही देखा जाता है कि जब व्यस्तता के घंटे होते हैं, जब सुबह लोग अपने दफ्तरों के लिए जाने के लिए निकलते हैं या फिर शाम को अपने घर आने के लिए निकलते हैं, तब उस वक्त क्योंकि गाड़ियों की मांग ज़्यादा होती है और उपलब्धता कम होती है, तो उस दौरान अधिक पैसे लेकर टैक्सी सर्विसेज अपना काम करते हैं और रात के समय में भी यही चीज़ों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब ये ज़रूर उनके लिए राहत की खबर है। मैं हुसैन जहांगीर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हाल ही में मुंबई के पास मीरा रोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिन के लिए दिव्य दरबार सजा था। इस दिव्य दरबार में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसमें से कई भक्तों के कीमती सामान जो हैं और गहने चोरी हो गए थे। इस मामले की जांच कर रही मीरा भाईंदर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। मीरा भाईंदर पुलिस की माने तो चोरी की वारदात को अंजाम देने के पीछे जो है बावरिया गैंग का हाथ है। बावरिया गैंग राजस्थान से ताल्लुक रखता है। इस मामले में मीरा भाईंदर पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। मीरा भाईंदर पुलिस की माने तो बावरिया गैंग महिलाओं की आड़ में जो है चोरी की वारदात को अंजाम देता है और जहां जहां बाबा की सभा लगती है वहां जो है बावरिया गैंग एक्टिव हो जाता है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आखिरकार हाईकोर्ट की दखल के बाद जूनागढ़ के बहुचर्चित डॉक्टर अतुल चग आत्महत्या मामले में दर्ज होगी एफआईआर, बढ़ सकती हैं बीजेपी सांसद की मुश्किलें। गिर सोमनाथ जिले के डॉक्टर अतुल चग सुसाइड मामले में बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेश चुडासमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में यह आश्वस्त किया है कि जल्द ही आत्महत्या के इस मामले में राजेश चुडासमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल 12 फरवरी को वेरावल के मशहूर डॉक्टर अतुल चग ने अपने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को यहां मौके पर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा और उनके पिता नारायण भाई का नाम लिखकर आत्महत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। जाहिर सी बात है कि राजेश चुडासमा की मुश्किलें बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि वित्तीय लेन देन को लेकर डॉक्टर अतुल चग को लगातार धमकियां दी जा रही थी। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।